आज हम लोग कर रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड 6 मार्क्स के लिए। पिछले वीक हमने 15 सवाल किया था, आज हम लोग 16वां सवाल कर रहे हैं। ठीक है, 16वां सवाल है हमारा समरी सूट क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, तो समरी सूट के ऊपर शॉर्ट नोट आपको लिखने के लिए बोला जा सकता है। तो समरी सूट एक ऐसा प्रोसीजर है, ठीक है, जिसमें ब्रीफ में नहीं कुछ करते, ठीक है, एकदम समरीली शॉर्ट में पार्टी आया, सामने वाले पार्टी को बुलाओ, उसकी बात सुनो, फैसला लो। ठीक है, इसमें कोई लॉन्ग लपेट, कोई मतलब लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं होती। समरी सूट का प्रोसीजर क्या था कि भाई ये मोटो क्या था कि फटाफट जस्टिस मिले, ठीक है, अननेसेसरी डिले ना हो, उसको प्रिवेंट किया जाए। क्योंकि अगर कोई भी मामला है और कोर्ट में बहुत लंबे समय तक चलेगा, ठीक है, तो अननेसेसरी डिले होगा ना। ठीक है, तो समरी सूट ऐसे मामलों के लिए लाया गया जो छोटे मोटे नेचर के हो। ठीक है, जैसे किसी ने किसी का पैसा लिया और वो नहीं दे रहा है, ठीक है, उस मामले में आप डाल दो। ठीक है, किसी का कोई मतलब वो क्या बोलते हैं प्रोमिसरी नोट किसी ने दिया था कि भाई मैं तुम्हारा पैसा इतने तारीख को दे दूंगा, उसने नहीं दिया, आप उसके लिए केस कर सकते हो। तो जो ये जो समरी सूट होता है, समरी सूट समरी प्रोसीजर के लिए होता है। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें लंबा प्रोसीजर करके कोई मतलब नहीं, ठीक है, तो इसीलिए उसको समरीली ही हम उसको रिजॉल्व करते हैं। समरी सूट कहाँ-कहाँ फाइल हो सकता है? हाई कोर्ट में हो सकता है, सिटी सिविल कोर्ट में हो सकता है, स्मॉल कॉज कोर्ट में हो सकता है। ठीक है, ये तीनों कोर्ट हमारे मुंबई में चलता है और तीनों में आप ये फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा कोर्ट कौन सा होता है? स्मॉल कॉज कोर्ट होता है, जो बांद्रा में है। आप लोगों को पता हो, सिविल केस के लिए सबसे छोटा कोर्ट जो होता है वो होता है स्मॉल कॉज कोर्ट, जो बांद्रा में। ठीक है, इसके बाद इससे ऊपर होता है सिटी सिविल। सिटी सिविल आपको पता होगा यहाँ दिंडोसी में है, गोरेगांव में। ठीक है, और एक है बॉम्बे सिटी सिविल हाई कोर्ट के बाजू में। ठीक है, एक और है हमारे मुंबई में, शायद उधर ठाणे में है सिटी सिविल। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना सिटी सिविल के अंदर आता है। अगर सिटी सिविल का भी कोई फैसला आपको नहीं समझ में आया तो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, और आप डायरेक्ट भी समरी सूट फाइल करने के लिए हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन कोर्ट में आप समरी सूट फाइल कर सकते हैं। समरी सूट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि समरी सूट में कौन कौन से मामले कवर हो सकते हैं। तो सूट बेस्ड ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी और प्रोमिसरी नोट, सूट सीकिंग टू रिकवर अ डेब्ट और लिक्विडेटेड डिमांड इन मनी, ठीक है, विद और विदाउट इंटरेस्ट, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, एन इनैक्टमेंट वेयर द sum short is a fixed amount or in the nature of a debt other than a penalty. ठीक है, a guarantee where the claim against the principal is in respect of a debt or liquidated demand only. ठीक है, अगर किसी के ऊपर पैसा बाकी है, डेब्ट बाकी है, ठीक है, और आपको उससे डिमांड करना है, तो उसके लिए आप सिविल ये समरी सूट फाइल कर सकते हो। उसमें कैसा रहेगा, आप एक प्लेंट बनाओगे एक एडवोकेट को हायर करके। ठीक है, वो प्लेंट जो है आप कोर्ट में डालोगे, कोर्ट में जैसे ही डालोगे तो सामने वाले को कोर्ट क्या करेगा, समन भेजेगा। ठीक है, समन भेजने के बाद वो सामने वाला अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा। ठीक है, इसके बाद दोनों पार्टी का अपना अपना वो सुनेगा, क्या क्या दोनों को बोलना है वो अपनी बात रखेंगे। ठीक है, जिसको लीव टू डिफेंड भी बोलेंगे, और इसके बाद कोर्ट जो है जजमेंट देगा। तो इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ प्रोसीजर नहीं है। पहले प्लेंट आप प्रेजेंट कीजिए, सामने वाले को समन इशू होगा। ठीक है, सामने वाले को जैसे ही समन इशू होगा तो वो कोर्ट में आएगा। ठीक है, समन फॉर जजमेंट, और इसके बाद दोनों पार्टी अपनी अपनी बात रखेंगे एफिडेविट के साथ। ठीक है, और इसके बाद जो है कोर्ट जजमेंट सुनाएगा। तो ये समरी सूट का प्रोसीजर है। ठीक है, ये इसके अंदर कुछ की फीचर्स हैं, जैसे आपका एक्सपेडिटेड प्रोसेस डिजाइन फॉर स्विफ्ट एजुडिकेशन, रिड्यूसिंग द टाइम एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोलॉन्ग्ड लिटिगेशन। ये क्यों बनाया गया था, इसका ये जो है समरी सूट ये फटाफट स्विफ्टली एजुडिकेट हो जाता है, मतलब रिजॉल्व हो सकता है इससे। ठीक है, इसके बाद जो टाइम है वो कम हो जाता है। जैसे आप कोई सूट फाइल किए, फिर लंबा लंबा चलेगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें पार्टी आया या नहीं आया, फैसला खत्म करो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, टाइम भी बचता है, और सामने वाला जो पार्टी होता है उसका भी कॉस्ट बचता है। कॉस्ट कैसे बचता है, तो अगर मान के चले कोई मामला लंबा चलेगा, ठीक है, तो वो एडवोकेट को तो पैसा देगा ना तारीख पे, हर तारीख पे एडवोकेट पैसा लेता है, 1000 रुपये, 500, कोई 2000 लेता है, तो वो पैसा तो उसका जाया ही जा रहा है ना। ठीक है,
और अगर कोर्ट 1 से 2 तारीख में ही मामला सॉल्व कर दे तो पैसा बचेगा ना। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, टाइम रिड्यूसिंग भी होता है और स्विफ्टली एडजुडिकेट भी हो जाता है। ठीक है। डिफेंडेंट मस्ट डिमोन्स्ट्रेट सब्सटेंशियल डिफेंस टू ऑब्टेन लीव टू डिफेंड, मेयर डिनायल आर इनसफिशिएंट। ठीक है। जब डिफेंडेंट अपनी बात रखेगा तो सिर्फ डिनाई करना ही नहीं है, ठीक है, वो अपने डिफेंस में भी एविडेंस देगा। ठीक है। जैसे मान के चलिए, एक एग्जांपल में मैंने आप लोगों को बताया था कि मान के चलिए मेरा कोई घर था और मैंने बोला था कि भाई ये घर मेरा है और वो मेरा रूम भाड़ा नहीं दे रहा है और घर भी खाली नहीं कर रहा। ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या बोलेगा कि भाई ये घर इसका नहीं है। ठीक है, डिनाई करेगा। लेकिन डिनाई करने के साथ आपको एविडेंस तो देना पड़ेगा ना कि यह घर आपका है। सिर्फ डिनाई से नहीं चलेगा। तो इसमें जो कोई भी समरी सूट होता है तो आप उसमें सिर्फ डिनाई नहीं कर सकते, आपको उसके लिए एविडेंस भी देने पड़ेंगे। ठीक है। तीसरा है नो ऑटोमेटिक राइट टू डिफेंस। डिफेंडेंट डू नॉट हैव एन ऑटोमेटिक राइट टू कॉन्टेस्ट इन द सूट, दे मस्ट अप्लाई फॉर एंड ऑब्टेन लीव टू डिफेंड। ठीक है। डिफेंडेंट जो है इसमें इस सूट में पार्टिसिपेट करने के अधिकार नहीं रखता जब तक वो एप्लीकेशन कोर्ट में नहीं देता है कि मुझे अपनी बात रखनी है, मुझे डिफेंड करना है खुद को। ठीक है। तो डिफेंड करने के लिए आपको कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा कि भाई मुझे अपनी बात रखनी है। ठीक है। Next है judicial discretion. Court have the discretion to grant or deny leave to defend based on the merit of the application. ठीक है। अगर कोई भी बंदा है जिसको कोर्ट को लगता है कि नहीं इसको डिफेंड करने का मतलब इस केस के आधार पर मुझे नहीं लगता है कि उसको डिफेंड करने के लिए मौका मिलना चाहिए। ठीक है। तो कोर्ट नहीं भी दे सकता है, कोर्ट सीधा ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है। और अगर कोर्ट को लगेगा कि नहीं उसकी भी बात सुननी चाहिए तो कोर्ट उसको बोलने का मौका देगा। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर फिर ऑडी अल्ट्रम पार्टम कहाँ गया? जब दोनों पार्टी को नहीं सुनेगा तो कैसे चलेगा? तो यहाँ पे जो मामला था वो क्या था? पैसा सामने वाले ने लिया है। ठीक है। आपके पास एविडेंस है, आपने कोर्ट में दे दिया, तो अब वो डिफेंस में क्या बोलेगा? मैंने नहीं लिया है। जब कोर्ट के पास सब सबूत आ गया है, ठीक है, कि भाई उसी ने पैसा लिया है, उसने रिटर्न स्टेटमेंट में जो बोला होगा वो बोला ही होगा, तो उसको अब डिफेंड करने का मौका मिलना चाहिए क्या? नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोर्ट को जो भी एविडेंस प्लेंट में दिया गया है वो एकदम पुख्ता सबूत है कि हाँ भाई मैंने पैसा दिया था, यह साइन भी है और यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया मैंने आपको। तो अब कोर्ट को कोई और डाउट है क्या कि सामने वाले को पूछे? नहीं। तो कोर्ट जो है सामने वाले को मौका देगा या नहीं देगा वो पूरा डिस्क्रिशनरी पावर होता है समरी सूट में। ठीक है। इसके बाद इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं। स्पेसिफिक एप्लीकेबिलिटी, नॉट ऑल सिविल सूट क्वालिफाई, ओनली दोज इन्वॉल्विंग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और लिक्विडेटेड डेब्ट आर एलिजिबल। ठीक है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और कोई डेब्ट है तो एनआई एक्ट में जब आप जाओगे ना तो उसमें आता है प्रोमिसरी नोट, चेक बाउंस, ये सारा उसमें आता है। ठीक है। तो चेक बाउंस भी एक्चुअली समरी सूट ही होता है, उसमें भी ज्यादा लॉन्ग लपेट नहीं होता। उसमें आपने चेक बाउंस का केस किया, सामने वाले को समन किया, अगर वो रिप्लाई दिया तो ठीक, नहीं तो कोर्ट जो है एक्स पार्टे दे देगा। ठीक है। तो कोई अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कोई ऐसा वो हुआ है, प्रोमिसरी नोट हुआ है या चेक बाउंस का हुआ है, कुछ भी ऐसा है तो वो एनआई एक्ट के अंदर कवर होता है। और अगर कोई डेब्ट है, ठीक है, किसी के ऊपर पैसा वैसा बाकी है, लेनदारी देनदारी, तो वो जो है इसमें एप्लीकेबल होता है। बाकी हर सूट में ये समरी सूट एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है। इसके बाद है पोटेंशियल फॉर अनफेयरनेस, द एक्सपेडिटेड नेचर में डिसएडवांटेज डिफेंडेंट हु रिक्वायर मोर टाइम टू प्रिपेयर देयर डिफेंस। ठीक है। देखिए अभी मैंने ऊपर बोला था ना, आप बोलोगे कि यहाँ तो फिर नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो जाएगा अगर सामने वाले को मौका नहीं देगा डिफेंड करने के लिए। तो ठीक है। तो इसमें बोलता है कि अगर ये समरी सूट है तो इसमें मतलब क्या बोलते हैं, अनफेयर होने का चांस रहता है क्योंकि आप डिफेंडेंट को पूरा मौका दोगे नहीं। ठीक है। उसको तो लिमिटेड समय दोगे। तो इसीलिए इसमें दिया गया है कि इसका जो नेचर होता है वो डिसएडवांटेज हो सकता है डिफेंडेंट के लिए इसमें समरी सूट में। ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड स्कोप फॉर अपील, द समरी प्रोसीजर लिमिट फॉर द स्कोप फॉर अपील पोटेंशियली अफेक्टिंग द डिफेंडेंट्स एबिलिटी टू चैलेंज द जजमेंट। ठीक है। इसमें जो समरी सूट में जो जजमेंट आता है ना उसमें लिमिटेड अपील का प्रोविजन है। ठीक है। आप हर समरी सूट में भी अपील में नहीं जा सकते। ठीक है। तो इसके बाद इसका कंक्लूजन ये है कि समरी सूट ऑर्डर 37 में दिया हुआ है सीपीसी में। ठीक है।
इसका मानना है कि कोई भी मैटर आता है, ठीक है, उसको एफिशिएंट, ठीक है, रिजॉल्व करना चाहिए और जो भी सिविल डिस्प्यूट हो उसको स्विफ्टली खत्म करें, ठीक है, कोर्ट का बर्डन नहीं बढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा, तो स्पीडी जस्टिस होगा, कॉस्ट कम लगेगा, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो है प्रोसीजर से अवेयर रहेगा। ये सारी चीजें इसके अंदर कवर की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपील टू दी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं आप, इसके बारे में सीपीसी प्रावधान करता है। सीपीसी के सेक्शन 109 और ऑर्डर 45 में प्रोसीजर बताया गया है और कंडीशन कि कब और कैसे आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए आर्टिकल 133, आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रावधान करता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी किसी भी मैटर को लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 133, आर्टिकल 136 ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या पावर है वो बताया है। और सीपीसी बोलता है कि आप 109 में, ठीक है, ऑर्डर 45 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए प्रोसीजर और कंडीशन बताए गए। अब यहाँ पे है आर्टिकल 133 में क्या दिया हुआ है, अपील फ्रॉम हाई कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। जब आप से आर्टिकल 133 पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें दिया हुआ है कि अगर कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ठीक है, सब्सटेंशियल, तो आप उस हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दूसरा, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। द हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट द सेड क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द हाई सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम हाई कोर्ट ने आपको सर्टिफिकेट दे दिए कि भाई ये मामला हमसे नहीं सुलझेगा, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाइए, तो सर्टिफिकेट लेके भी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील में जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 136, स्पेशल लीव टू अपील, ठीक है, एसएलपी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एसएलपी कब अप्लाई होता है, देखिए आर्टिकल 136 ग्रांट द सुप्रीम कोर्ट टू डिस्क्रिएशन टू ग्रांट एसएलपी, ठीक है, स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, sentence, order or any cause or matter passed made by any court or tribunal in the territory of India. This power is exercised to address cases where substantial justice require, ठीक है। ये बोलता है कि भाई आर्टिकल 136 की कोई भी ऐसा मैटर है जहाँ पे हाई कोर्ट ने या कोई ऐसा मतलब ट्रिब्यूनल है, ठीक है, जिसके ऑर्डर से आपके सब्सटेंशियल जो होता है ना, मतलब जस्टिस नहीं मिलेगा, अगर उनके ऐसे कुछ ऑर्डर हैं तो उसके खिलाफ आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। अब आप बोलोगे कि देखो, जब हाई कोर्ट में कोई मैटर जाता है ना, तो हाई कोर्ट में जाता है तो दो टाइप का होता है वहां पे, ठीक है। हाई कोर्ट में जाएगा तो एक हाई कोर्ट सीधा बोलेगा कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, आपको सर्टिफिकेट दे देगा। कुछ ऐसे मामले होते हैं जहाँ पे हाई कोर्ट आपको सर्टिफिकेट नहीं देता है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, ठीक है, तो उस केस में आप एसएलपी का इस्तेमाल करते हो। एसएलपी हर मामले में नहीं होता है, जहाँ पे आपको जो है कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, वहीं पे आप एसएलपी फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, या जहाँ पे आपको लगे कि मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए आपको कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए, तो आप एसएलपी फाइल कर सकते हो, ठीक है। एसएलपी का बहुत बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट रोल होता है सुप्रीम कोर्ट के दायरे में, ठीक है। अब एसएलपी कब कब फाइल कर सकते हैं, जब हाई कोर्ट ने आपका सुप्रीम या हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, ठीक है, कि आप जाओ सुप्रीम कोर्ट, तो क्या करोगे, तब आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो आपको अनुमति दिया ही नहीं जाने के लिए, ठीक है। तो आप एसएलपी के थ्रू कोर्ट में जा सकते हो, 136 में बताया गया है। कोई कानून का, ठीक है, बहुत एकदम गंभीर क्वेश्चन है, ठीक है, कि भाई इस मामले पर क्या होना चाहिए, तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ही जजमेंट दे सकता है, तो फिर उसमें भी आप एसएलपी डाल सकते हो, ठीक है। और हाई कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर है जिससे आपको लगता है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, ठीक है, तो आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा, तो ऐसे मामले में भी जो है आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के थ्रू जा सकते हो। और जब कोई ऐसा मामला हो जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को जो है मतलब क्वेश्चन में लाया हो, ठीक है, कि संविधान का इसमें क्या मत है, तो ऐसे मामले में भी आप सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन डाल सकते हो, ठीक है, जिसको बोलते हैं विशेष अनुमति याचिका, ठीक है। तो ये हो गया, आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने के अधिकार यहाँ पे मिल गया। इसके बाद है सेक्शन 109 सीपीसी का क्या बोलता है, व्हेन अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट के पास कब कब अपील लाइज होता है, ठीक है। तो उसके बारे में आपका सेक्शन 109 बोलता है। क्या बोलता है मैं पढ़ के बता देता हूँ। देखिए 109 of CPC specifies that an appeal shall to lie Supreme Court from any judgment, decree, final order in any civil proceeding of a high court if the high court certifies the case involve a substantial question of law, ठीक है। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन ऑफ लॉ आया है तो सेक्शन 109 के तहत हाई कोर्ट उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में भेज सकता है, ठीक है। अगर किसी हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का कहीं पे ओपिनियन चाहिए तो भी वो सेक्शन 109 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर 45 में अपील टू द सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रावधान किया गया है कि भाई आप कब कब सुप्रीम कोर्ट में कैसे कैसे अपील फाइल कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसीजर कैसे आप फाइल करोगे सुप्रीम कोर्ट में, तो सबसे पहले आपको हाई कोर्ट का जो भी ऑर्डर है जिसको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहते हो उसका सर्टिफाइड कॉपी ले उस कोर्ट से, ठीक है। इसके बाद आप जो है SLP फाइल करें 136 के अंदर कि भाई मुझे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो है वो लेना है, ठीक है, ऑर्डर। तो उसमें आप SLP फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद आपको एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को अप्रोच करना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही किसी मामले को वो कर सकते हैं, ठीक है, पैरवी कर सकते हैं, उनको मतलब एक्सक्लूसिव राइट रहता है, ठीक है। तो आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को अप्रोच करना पड़ेगा, उनके थ्रू जो है पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। इसके बाद जो है फिर आपका मामला चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपील टू दी सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोविजन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एजेंट एंड प्लीडर। प्लीडर का मतलब क्या होता है, एडवोकेट। कैसे आप एडवोकेट को चुनोगे, ठीक है। तो किसी भी मामले में रूल 1 बोलता है CPC का ऑर्डर 3 रूल 1 ए पार्टी टू द सूट में अपीयर अप्लाई और एक्ट इन कोर्ट, ठीक है। ये बोल रहा है कोई भी पार्टी खुद से भी इन पर्सन भी कोर्ट में अपीयर हो सकता है या किसी रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के थ्रू भी हो सकता है या प्लीडर के थ्रू भी हो सकता है, मतलब एडवोकेट के थ्रू, ठीक है। द कोर्ट में डायरेक्ट दैट द पार्टी अपीयर इन पर्सन, दिस फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज फॉर एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग, ठीक है। हालांकि कोर्ट हमेशा पार्टी को भी बुलाता है कि भाई आपको कोर्ट में रहना ही चाहिए, इन पर्सन कोर्ट जो है ज्यादा प्रेफर करता है। रूल 2 में रिकॉग्नाइज एजेंट के बारे में बताया गया है। रिकॉग्नाइज एजेंट का मतलब क्या है, पावर ऑफ अटर्नी आपको दिया गया, ठीक है। मान के चलिए मेरे साथ कोई डिस्प्यूट हुआ, मैं कोर्ट में नहीं जा सकता, तो मेरे बिहाफ में आपको मैं पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू कोर्ट में भेज सकता हूँ, ठीक है। अब आप मेरे जगह पे काम कर सकते हो, तो ये क्या होता है, ये रिकॉग्नाइज एजेंट कहलाता है वो बंदा, ठीक है, जिसको पावर ऑफ अटर्नी दिया गया हो। और तीसरा क्या होता है, जो एजेंट ये होता है एडवोकेट प्लीडर। या तो आप इन पर्सन खुद से अपीयर हो जाओ या तो आप किसी रिकॉग्नाइज एजेंट को भेज दो जिसको आपने पावर ऑफ अटर्नी दिया है, या आप एडवोकेट के थ्रू प्रेजेंट हो जाओ, एडवोकेट को भेज दो कि भाई मेरा हाजिरी लगा देना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप तीनों के थ्रू कोर्ट में हाजिरी लगा सकते हो, अपीयरेंस मार्क करा सकते हो। तीसरा है सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। सर्विस ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉग्नाइज्ड एजेंट इज एन इफेक्टिव एंड सर्विस as serving them directly to the party unless the court direct otherwise. This rule ensures that the parties are informed of legal proceeding through their authorized representative, ठीक है। कोई भी पार्टी है जो खुद से अपीयर नहीं हो सकता है तो पावर ऑफ अटर्नी देके किसी भी पार्टी को रिकॉग्नाइज एजेंट बना के कोर्ट में अपीयर करा सकता है, ठीक है। इसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ लीडर। आपको एडवोकेट अगर रखना है तो उसके लिए आपको पता है ना राइटिंग में देना पड़ता है, वकालतनामा बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर आपको किसी वकील को हायर करना है तो आपको उसको एक वकालतनामा पे साइन करके देना पड़ेगा कि मैं आज से इनको अपना प्लीडर अपॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद उसको कोर्ट में फाइल किया जाता है। इसके बाद है सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन प्लीडर। रूल 5 में बताया गया है एनी प्रोसेस सर्व्ड ऑन अ प्लीडर ड्यूली अपॉइंटेड टू एक्ट फॉर अ पार्टी इज प्रिज्यूम्ड टू बी कम्युनिकेटेड टू द पार्टी, ठीक है। अगर किसी एडवोकेट को आपने हायर किया तो वो फिर आपके मतलब सपोर्ट में कोर्ट में सर्विस देगा, जो भी मैटर रहेगा उसमें आपके सपोर्ट में वो काम करें, ठीक है। इसके बाद है ये हो गया। इसके बाद है एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस। रूल 6 में बताया गया है ए पार्टी में अपॉइंट एनी पर्सन रिसाइडिंग विद इन द कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन एज एन एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस ऑफ प्रोसेस
दिस अपॉइंटमेंट मस्ट बी इन राइटिंग साइंड बाय द प्रिंसिपल, ठीक है, filed in court. If a party does not have a recognized agent or pleader within the jurisdiction, the court may order them to appoint an agent residing within the jurisdiction. Okay. तो ये जो है आपको कोर्ट अपॉइंट करके देता है एक एजेंट, उसके लिए है और रूल 6 में बताया गया, ठीक है। उसमें भी आपका सिग्नेचर लगेगा, फिर उसको जो है कोर्ट का भी सिग्नेचर लगेगा कि कोर्ट ने आपको अपॉइंट करके दिया है। इसके बाद आपका कोर्ट में फाइल हो जाएगा, फिर वो आपका मामला देखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट अंडर सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों के शायद थर्ड सेमेस्टर में था या फिफ्थ सेमेस्टर में ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है, एडीआर, ठीक है। तो एडीआर एक ऐसा मैकेनिज्म है जो ये बोलता है कि कोई भी मैटर जो है छोटा मोटा है, ठीक है, जिसमें कोर्ट की प्रोसीडिंग की जरूरत नहीं है, तो कोर्ट ऐसे मामले को आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने के लिए बाध्य है, ठीक है। मान के चलिए कोर्ट में कोई मैटर गया, ठीक है, अभी आप लोगों को पता होगा जैसे डाइवोर्स का ही होता है, किसी को डाइवोर्स लेना है तो कोर्ट पहले कहाँ भेजता है, मीडिएशन में, कि भाई दोनों आदमी पहले मीडिएशन कर लो, बात सहमति से समेट लो, ठीक है। तो ऐसा तो कोई भी मैटर कोर्ट के पास आता है और कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये मैटर आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो सकता है, दोनों पार्टी बैठ के मिल बांट के खत्म कर सकता है उस मामले को, तो कोर्ट उसको बाहर भेज देगा, ठीक है, बोलेगा कि आप भाई एडीआर मैकेनिज्म के थ्रू आप अपने मामले को खत्म कीजिए, ठीक है। ऐसा अगर कोर्ट को लगता है तो, जैसे कोई मामले का पैसे का डिस्प्यूट है, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, तो उसमें कोर्ट बोलेगा कि भाई मीडिएशन करना है, मीडिएशन कर लो, सबसे बेस्ट है, ठीक है। उनको फिर मीडिएशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। तो 89 में 3-4 चीजों के बारे में दिया हुआ है। पहला है आपका निगोशिएशन, दूसरा है मीडिएशन, ठीक है, तीसरा है आर्बिट्रेशन, चौथा है कंसिलिएशन और पांचवा है लोक अदालत, ठीक है। ये पांचों जो है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का प्रोसीजर बताता है, ठीक है, प्रोविजन बताता है। कोई भी ऐसा मामला है जो लगता है कोर्ट को कि नहीं ये कोर्ट में रहेगा तो कोर्ट का टाइम भी जाया जाएगा, ठीक है, और कोर्ट के ऊपर तो पहले से ही इतना बर्डन है केस का, तो अपने पास न रखे वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए मतलब पार्टी को वो करते हैं, अप्रोच करते हैं कि भाई आप बाहर ही कर लो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया था, उसमें उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट हैज एम्फसाइज्ड दैट कोर्ट मस्ट रेफर डिस्प्यूट टू एडीआर अंडर सेक्शन 89 व्हेन सेटलमेंट एलिमेंट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर कोर्ट के पास मामला आता है और कोर्ट को लगता है कि इसमें जो है सेटलमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो कोर्ट की ये ड्यूटी है कि उस मामले को एडीआर में भेज दिया जाए, ठीक है। एडीआर के अंदर क्या क्या आता है मैंने आपको ये भी भेज दिया, निगोशिएशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन और लोक अदालत। निगोशिएशन का मतलब क्या होता है, दोनों पार्टी मिलकर ही मामले को खत्म कर लेता है। मीडिएशन का मतलब क्या होता है, दोनों पार्टी मिलकर एक बंदे को हायर करता है और वो बंदा दोनों पार्टी को समझा बुझा के बोलता है कि भाई मामले खत्म कर लो। तीसरा होता है कंसिलिएशन। कंसिलिएशन का मतलब क्या होता है, एक पार्टी जो है एक बंदा अपॉइंट करेगा, दूसरा पार्टी एक बंदा अपॉइंट करेगा और वो दोनों बंदा जो दोनों ने एक एक चुना है वो दोनों बंदा किसी थर्ड पार्टी को सेलेक्ट करेगा, ठीक है, और वो बंदा जो फैसला देगा वो हो जाएगा आपका कंसिलिएशन, और वो जो बंदा था तीसरा वो कहलाएगा कंसिलिएटर, ठीक है। चौथा था आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब कोई भी ऐसा आपका एग्रीमेंट बना था जिसमें आपने लिखा था कि हमारा कोई डिस्प्यूट होगा तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, तभी आप आर्बिट्रेशन में जा सकते हो। आर्बिट्रेशन का भी प्रोसेस वही है, दोनों पार्टी मिलकर एक एक पार्टी को अपॉइंट करता है, फिर वो दोनों पार्टी मिलकर किसी एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट करता है, वो आर्बिट्रेटर कहलाता है, ठीक है। हालांकि आर्बिट्रेशन का जो है बहुत सारी कंपनियां जो है आर्बिट्रेशन का काम करती है, उनके पास बंदे होते हैं जो आर्बिट्रेटर के तौर पे काम करते हैं, तो आप उनको भी हायर कर सकते हैं, ठीक है, या आप दोनों पार्टी मिलकर ही किसी तीसरे को आर्बिट्रेटर के तौर पे अपॉइंट करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आर्बिट्रेशन हमेशा याद रखना एग्रीमेंट में लिखा होगा तभी हो सकता है, अन्यथा फिर आपको कंसिलिएशन में जाना होगा, मीडिएशन में जाना होगा और निगोशिएशन में जाना होगा, या आप लोक अदालत में जा सकते हैं। लोक अदालत में जब कोई ऐसा मामला हो जो दोनों पार्टी सहमति से खत्म करना चाहते हैं तो लोक अदालत में जा सकते हैं, महीने में एक बार लगता है वो, ठीक है, हर कोर्ट में। तो ये हो गया आपका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का पूरा प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
सूट बाय और अगेंस्ट ए पॉपर और इंडिजेंट पर्सन। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि कोई गरीब बंदा है जिसके पास केस लड़ने का भी पैसा नहीं है, ठीक है, तो वो कहलाता है इंडिजेंट पर्सन, या उसको पॉपर भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी बंदा कैसे पता चलेगा कि ये गरीब है? ऐसे में तो सब बोल देगा कि मैं गरीब हूँ। तो सबसे पहले कोर्ट उसको उसका वेरिफिकेशन कराता है कि वो गरीब है या नहीं है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट के जो अथॉरिटी होते हैं वो चेक करता है, चेक करने के बाद ऐसा लगता है कि वो गरीब है तो उसको इंडिजेंट सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब उसके आधार पर वो कोर्ट में जो है अपना मामला रख सकता है बिना कोर्ट फीस के, उसको कोई कोर्ट फीस वगैरह नहीं देना है, ठीक है। प्लीडर भी उसको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट उसका केस लड़के देगा। अगर गवर्नमेंट उसका केस जीत जाता है तो जो भी फीस रहेगा कोर्ट का वो कोर्ट से जो है कोर्ट अपना ले लेगा, बाकी का इसको दे देगा, ठीक है। बहुत सारे मामले में कोर्ट उसके जो सूट होते हैं उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। जैसे इंडिजेंट पर्सन जो सूट फाइल किया था, बाद में पता चलता है कि ये तो इंडिजेंट था ही नहीं, ठीक है। दी एप्लीकेंट इज नॉट एन इंडिजेंट पर्सन, जो बंदा था वो इंडिजेंट पर्सन था ही नहीं, झूठ बोला था, ठीक है। या कोई ऐसा मामला है जहां पे उसने फ्रॉड किया हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ हैं जहां पे कोर्ट को लगता है कि नहीं यहाँ पे रिजेक्ट करना चाहिए, तो वो सूट को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। रिजेक्शन के 7-8 क्लॉज मैंने लिखे हैं, आप लोग आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है रिजेक्टिंग का? दी एप्लीकेंट इज ग्रांटेड टाइम टू पे द रिक्वायर्ड कोर्ट फीस। अगर उसने रिजेक्ट हो गया उसका सूट, ठीक है, और कोर्ट को लगता है कि नहीं ये इंडिजेंट नहीं था, तो उसको कोर्ट फीस भरना पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा। इसके बाद है आपका दूसरा, एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू एप्लीकेशन बार सब्सिक्वेंट सिमिलर एप्लीकेशन, ठीक है। उसका पहले से अगर कोर्ट में कोई मामला रहा होगा तो कोर्ट जो है उसका रिजेक्ट कर दिया होगा, ठीक है। तो अदर एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग द एप्लीकेशन बार सब्सिक्वेंट सिमिलर एप्लीकेशन, ओके। जब एक बार सूट फाइल किया गया है, ठीक है, और सेम मामला है, तो उसके बाद भी आपका जो है सूट रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज उसका है कि आपका सूट रिजेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका द एप्लीकेंट में इंस्टीट्यूट द सूट इन दी ऑर्डिनरी मैनर बाय पेइंग द नेसेसरी कोर्ट फीस, ठीक है। तो सूट बाय और अगेंस्ट पॉपर और इंडिजेंट पर्सन, ठीक है। तो सूट जो भी गरीब आदमी रहेगा, जो इंडिजेंट पर्सन रहेगा, वो सूट फाइल कर सकता है, या उसके ऊपर भी अगर कोई सूट फाइल करता है तो वो गवर्नमेंट से अपना प्लीडर अपॉइंट करा सकता है, बशर्ते उसको ये दिखाना पड़ेगा कि वो सही में इंडिजेंट पर्सन है, ठीक है। किसी भी सूरत में अगर वो मैटर जीतता है तो गवर्नमेंट जो भी खर्चा लगाया रहेगा उसके ऊपर जो भी कोर्ट फीस रहेगा उससे वसूल लिया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ग्राउंड होते हैं जहाँ पे उसका भी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। अगर वो बंदा पता चलता है कि गरीब नहीं था, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर पता चला कि उसने फ्रॉड किया है तो भी रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर उसने प्लेंट में कोई ऐसा मतलब डिटेल दिया ही नहीं है जिससे ये पता चले कि ये सूट क्यों फाइल किया गया है, कॉज ऑफ एक्शन ना पता चले, तो भी सूट फाइल ये रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। इसके बाद अभी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हुआ था रिसेंटली, सोलोमोन सेल्वराज वर्सेज नहीं सोलोमोन सेल्वराज केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एप्लीकेशन अंडर 33 रूल 1 कैन बी रिजेक्टेड इफ द सूट इज बार्ड बाय द रेस जुडिकाटा और लैक्स अ कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। अगर उस बंदे ने उसका मैटर किसी और कोर्ट में ऑर्डर हो चुका है तो आप दूसरे कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते, ये होता है रेस जुडिकाटा, ठीक है। एक होता है रेस सब जुडाइस, उसका मतलब होता है कि अगर कोई भी मैटर आपका किसी और कोर्ट में चल रहा है तो आप वही मैटर दूसरे कोर्ट में लेके नहीं जा सकते, ठीक है। तो अगर मैटर चल रहा है, पार्टी सेम है, ठीक है, तो वो होता है रेस सब जुडाइस, आप दूसरे कोर्ट में मैटर नहीं ले जा सकते। और एक होता है रेस जुडिकाटा, इसका मतलब है कि किसी कोर्ट ने ऑर्डर पहले से ही दे दिया है उस मैटर में, तो आप उसी केस को फिर से किसी और कोर्ट में लेके नहीं जा सकते, तो ये रेस जुडिकाटा हो गया। तो अगर ऐसा कोई सीन है तो कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है आपके सूट को। अगर आपके सूट में कोई कॉज ऑफ एक्शन लिखा ही नहीं है कि क्यों आप जा रहे हो कोर्ट में, तो ये भी रिजेक्ट होने का एक ग्राउंड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अटैचेबल एंड नॉन अटैचेबल प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, ठीक है।
अगर किसी कोर्ट ने कोई डिक्री पास किया है जिसमें पता चलता है कि भाई सामने वाले का कोई प्रॉपर्टी था, किसी बंदे ने उसको इलीगल कब्जा किया था, तो अब उस इलीगल कब्जे से उसको कैसे हटाया जाएगा। ठीक है, तो डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए अगर किसी के प्रॉपर्टी को अटैच करना पड़े या कोई ऐसा प्रॉपर्टी है क्या जो नॉन अटैचेबल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अटैचेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी अगर कुछ है, मनी है, बैंक नोट्स है, चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, प्रोमिसरी नोट है, गवर्नमेंट का कोई सिक्योरिटी है, बॉन्ड है, या अदर कोई सिक्योरिटी है मनी के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड है, हाउस है, अदर बिल्डिंग है, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, डेब्ट है, ठीक है, कुछ ऐसा शेयर्स है, या अदर सेलेबल प्रॉपर्टी, एनी अदर सेलेबल प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल बिलोंगिंग टू द जजमेंट डेब्टर और ओवर विच दे हैव अ डिस्पोजिंग पावर फॉर देयर बेनिफिट। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो है वो अटैचेबल होगा। कोर्ट किसी डिग्री को एग्जीक्यूट करने के लिए उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है और सामने वाले को उसके पैसे देके खत्म कर सकता है मामला। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जिसको कोर्ट अटैच नहीं कर सकता, भले उसने को मतलब किसी का प्रॉपर्टी कब्जा कर लिया हो, उसके बदले आप उसके ये प्रॉपर्टीज सीज नहीं कर सकते। जैसे पर्सनल नेसेसिटीज, नेसेसरी वियरिंग अपैरल, कुकिंग वेसल, बेड्स, बेडिंग, पर्सनल ऑर्नामेंट, ठीक है, दैट अकॉर्डिंग टू रिलीजियस यूजेस कैन नॉट बी पार्टेड बाय विद बाय एनी वीमेन। ठीक है, मान के चलिए मैंने आपको 50,000 रुपए दिए थे। ठीक है, अब 50,000 रुपए दिए थे, अब आप मुझे नहीं दे रहे हो। ठीक है, और आपके पास कोई ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है जो अटैचेबल नहीं है। ठीक है, मतलब जो अटैचेबल हो, और आपके पास नॉन अटैचेबल प्रॉपर्टी है, जैसे आपकी वाइफ के पास मंगलसूत्र होगा, सोने का होगा, या आप खेती करते हो तो आपके पास टूल्स वगैरह होंगे, ठीक है, खेती करने के, या आपके पास कपड़े हैं नेसेसरी वो होगा, या बेड वगैरह है, कुकिंग का सामान है, तो ये सारी चीजें कोर्ट कभी भी अटैच करने का ऑर्डर नहीं दे सकता। ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल नेसेसिटी के लिए है। अगर आपको वो बंदा खेती करता है, अगर आपको खेती का सामान ही आप उससे ले लोगे तो वो खेती कैसे करेगा, उसका परिवार चलेगा कैसे फिर। ठीक है, तो देख रहे हो टूल्स और इम्प्लीमेंट भी आप नहीं कर सकते, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है कुछ वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद है बुक एंड डॉक्यूमेंट, अगर कोई बुक है, डॉक्यूमेंट है, वो सारी चीजें आप अटैच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी का स्टाइपेंड आता है, ग्रेचुइटी आता है, वो भी आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये हो गया अटैचेबल और नॉन अटैचेबल के बारे में, ये आपसे पूछा गया था कि कभी कोई डिग्री पास होता है। तो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। मान के चलिए मिस्टर ए है, ठीक है, उसका कोई घर था जिसपे मिस्टर बी ने कब्जा कर लिया। अब मिस्टर ए कोर्ट में केस किया, ठीक है, डिस्प्यूट चल रहा है। मिस्टर ए को लगता है कि मिस्टर बी का अगर प्रॉपर्टी अटैच नहीं किया गया तो वो प्रॉपर्टी लेके भाग जाएगा या बेच देगा। ठीक है, तो उस परिस्थिति में कोर्ट उसका क्या क्या अटैच कर सकता है, तो प्रॉपर्टी तो अटैच कर ही सकता है। ठीक है, और क्या अटैच कर सकता है, उसका अगर कोई पैसा होगा, बैंक नोट होगा, सिक्योरिटी बिल होगा, प्रोमिशनरी नोट होगा, ठीक है, तो ये सब भी उसका अटैच किया जा सकता है। लेकिन क्या अटैच नहीं किया जा सकता, तो उसका कोई पर्सनल अपैरल है, ठीक है, कोई कपड़े हैं, इसकी वाइफ का मंगलसूत्र वगैरह है, ठीक है, अगर कोई उसका मतलब काम करने का औजार है, तो वो सब आप नहीं कर सकते। तो ये हो गया 21वां सवाल। 16 से 21 5 सवाल हो गए। यहाँ तक में किसी को कोई समस्या है? क्वेश्चन है हमारा 22, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, हिज पावर एंड ड्यूटीज। ठीक है, रिसीवर कब अपॉइंट किया जाता है? जब कोई प्रॉपर्टी अटैच होता है, ठीक है, तो उसके देखभाल के लिए कोई बंदा तो होना चाहिए ना, तब कोर्ट रिसीवर अपॉइंट करता है। ठीक है, कि भाई उस प्रॉपर्टी का देखभाल हो सके। ऐसा तो नहीं है ना कि अटैच कर लिया और छोड़ दिया, पता चला वो सांप कीड़े सब उस घर में जमा हो गए। तो इस सब को बचाने के लिए, प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए कोर्ट किसी को तो हायर करेगा ना। ठीक है, तो कोर्ट जिसको हायर करता है, जिसको अपॉइंट करता है, उसको कहा जाता है कोर्ट रिसीवर। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कोर्ट रिसीवर का पावर क्या होगा। तो कोर्ट रिसीवर का पावर क्या होता है कि जो भी, पहली बात तो ये कि कोर्ट रिसीवर कोर्ट अपॉइंट करता है किसी प्रॉपर्टी को देखभाल करने के लिए। ठीक है, वो प्रॉपर्टी सूट में इन्वॉल्व होना चाहिए। अब कोई भी ऐसे प्रॉपर्टी को थोड़ी रिसीवर अपॉइंट करेगा।
जो सूट चल रहा है किसी प्रॉपर्टी का, उसी प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा ना, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रॉपर्टी जो किसी सूट में इन्वॉल्व हो, उसके लिए अपॉइंट किया जाता है रिसीवर को, ठीक है। रिमूव एनी पर्सन फ्रॉम द पोजेशन और कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी। जब कोई बंदा कोर्ट रिसीवर के जगह पे मतलब कोर्ट रिसीवर के मतलब पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता है उसको, ठीक है, तो उसको उस प्रॉपर्टी पे अधिकार मिल जाता है, ठीक है। तो अगर कोई भी बंदा उस प्रॉपर्टी में पहले से रह रहा है तो उसको निकाल देगा, उसका पोजीशन ले लेगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने उसको अपॉइंट किया है कोर्ट रिसीवर के मतलब कोर्ट रिसीवर के तौर पर, ठीक है। तो वो बंदा उस प्रॉपर्टी पर जिसके लिए उसको रिसीवर बनाया गया होगा उसको हटा सकता है, अगर कोई अननेसेसरी उस घर में रहा होगा तो। तीसरा है कमिट द प्रॉपर्टी टू द पोजेशन, कस्टडी और मैनेजमेंट ऑफ द रिसीवर, ठीक है। कोई भी जो रिसीवर होता है, ठीक है, उसको जो है प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए कस्टडी में पोजेशन के तौर पे दिया जाता है। कन्फर अपॉन द रिसीवर्स पावर रिलेटेड टू द, किधर गया यार, पेज भी भूल जाता। हाँ, दूसरे क्लॉज में है पावर ऑफ द रिसीवर, ठीक है। तो क्या क्या पावर है? ब्रिंगिंग एंड डिफेंडिंग सूट रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी। दूसरा है मैनेजिंग, प्रोटेक्टिंग, प्रिजर्विंग और इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टी। जिस प्रॉपर्टी के लिए उसको रिसीवर बनाया गया है उसका पहला काम क्या होगा? पावर, कि वो मैनेज करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, प्रिजर्व करके रखेगा। कलेक्टिंग रेंट एंड प्रॉफिट फ्रॉम द प्रॉपर्टी। अगर कोई प्रॉपर्टी का रेंट पे लगा था, ठीक है, उसको रिसीवर के तौर पे बनाया गया है तो रेंट वो वसूल सकता है, कलेक्ट करके रख सकता है, ठीक है। अप्लाइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ सच रेंट एंड प्रॉफिट। जो भी रेंट उसको मिला है, जो भी प्रॉफिट आया है, उसको कोर्ट में जमा करना होता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिंग डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू दी प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा वो सारा कोर्ट में वो जमा कर देगा। एनी अदर पावर द कोर्ट डीम्स नेसेसरी। अगर कोर्ट को लगता है कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ और पावर रिसीवर को दिए जाएं तो वो भी दिया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया पावर। इसके बाद है ड्यूटी। क्या है ड्यूटी? तो अगर कोई कोर्ट आपको रिसीवर के तौर पे अपॉइंट करता है तो सबसे पहली आपकी ड्यूटी ये होगी कि आपके पास जो भी मतलब प्रॉपर्टी है या कोई गारंटर है उसको सिक्योरिटी के तौर पे कोर्ट में जमा करें, ठीक है, ताकि आपको जिस प्रॉपर्टी का रिसीवर बनाया जाए आप उस प्रॉपर्टी को बेच के भाग न जाओ, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना कि आपको कोर्ट ने रिसीवर बनाया और पता चला आपको वो प्रॉपर्टी लेके भाग गए, तो फिर कोर्ट कहाँ जाएगा? तो आपको जब रिसीवर अपॉइंट किया जाता है किसी प्रॉपर्टी को का, तो आपको सिक्योरिटी फर्निश करना होता है कोर्ट में, ठीक है, कि भाई मैं अपना ये प्रॉपर्टी आपको दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी का पेपर। अगर मैं एज अ रिसीवर उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया तो आप मेरे प्रॉपर्टी को सीज कर लो, ठीक है। तो सिक्योरिटी फर्निश करने का ड्यूटी रिसीवर का है। दूसरा है सबमिट अकाउंट एट प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, ठीक है, एंड इन द फॉर्म डायरेक्टेड बाय द कोर्ट। अगर कोई भी उसमें रेंट आया था या रेंट गया, बिजली बिल गया, पानी बिल गया, ठीक है, तो सारा अकाउंट जो है वो कोर्ट में सबमिट करेगा कि भाई ऐसे ऐसे ये घर का पूरा लेन देन हो गया। पे एनी अमाउंट ड्यूज एज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट, ठीक है। कोर्ट ने अगर कोई भी पेमेंट ऐसा ड्यू है उस प्रॉपर्टी का और आपको पे करने के लिए बोला है तो आपको पे करने की ड्यूटी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस टू द प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉज्ड बाय विलफुल डिफॉल्ट और ग्रॉस नेग्लिजेंस। आपको एज अ रिसीवर अपॉइंट किया गया था, तो अगर कोई भी उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ ऐसा होता है, ठीक है, अगर उस प्रॉपर्टी में कहीं कुछ ऐसा मतलब चीज होता है जो नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपने नेग्लिजेंस दिखाया है तो आप उसके लिए लाइबल होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। तो आपसे दो चीज पूछ रहा था यहाँ पे कि पावर क्या होता है और ड्यूटी क्या होता है। मैंने आपको पावर भी बता दी है, ड्यूटी भी बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम स्पेंट इन प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन अंडर सेक्शन 14, ठीक है। ये लिमिटेशन एक्ट से सवाल है, सेक्शन 14 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। ये बोलता है कि देखिए क्या क्या इसमें है। सेक्शन 14 अप्लाई,
on the following condition must be met. Same party, the prior and subsequent proceeding must be prosecuted by the same party. अगर कोई सेम पार्टी है तब ये सेक्शन 14 का अप्लाई होगा, ठीक है। इसके बाद है ड्यू डिलीजेंस एंड गुड फेथ, द प्रायर प्रोसीडिंग मस्ट हैव बीन प्रोसिक्यूटेड विद ड्यू डिलीजेंस एंड गुड फेथ। तीसरा है डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन, किधर गया, हाँ, द फेलियर ऑफ द प्रायर प्रोसीडिंग मस्ट बी ड्यू टू अ डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन और अदर कॉज ऑफ लाइक अ नेचर, ठीक है। सेम मैटर इन इशू, द अर्लियर एंड लेटर प्रोसीडिंग्स मस्ट रिलेट टू द सेम मैटर इन इशू, ठीक है। और नेक्स्ट है कोर्ट प्रोसीडिंग, बोथ द प्रायर एंड सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग मस्ट बी सिविल प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि सेक्शन 14 बोलता क्या है, ठीक है। उसमें क्या क्या कंडीशन है ये बाद में समझेंगे। सेक्शन 14 प्रोवाइड्स फॉर एक्सक्लूजन, ठीक है, ऑफ टाइम स्पेंट इन प्रोसिक्यूटिंग अ सिविल प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट दैट ड्यू टू अ डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन, ठीक है, और अदर सिमिलर कॉज। ये बोलता है कि भाई कोई प्रोसीडिंग चला, ठीक है, अब मान के चलिए वो प्रोसीडिंग गलत हो गया। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए मैंने सूट फाइल किया, ठीक है, अब सूट फाइल किया और पता तो सूट फाइल किया, उसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब आपको पता है किसी भी ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए आपके पास कितना दिन होता है, 60 दिन होता है, ठीक है। अब मान के चलिए आपने किसी गलत कोर्ट में फाइल कर दिया, अपील आपने फाइल किया उस ऑर्डर के लिए, ठीक है, लेकिन किसी और कोर्ट में गलती से फाइल कर दिया, ठीक है, तो अब आपका 60 दिन तो गया। अब जो रियल कोर्ट होगा जहां पे आपको फाइल करना चाहिए वहां का लिमिटेशन तो आपका खत्म हो गया, तो आप कहां जाओगे। तो यही बोलता है कि अगर बोनाफाइड प्रोसीडिंग है, ठीक है, तो उसमें अगर आपने लिमिटेशन को क्रॉस भी किया तो आपको उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा उस टाइम को, ठीक है, वो अपवाद के तौर पे रहेगा, आपको फिर से टाइम दिया जाएगा, ठीक है, उस टाइम को नहीं गिना जाएगा जितना भी टाइम आपने गलती किया है, अगर वो गलती बोनाफाइड है तो, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि ड्यू डिलीजेंस एंड गुड फेथ, द प्रायर प्रोसीडिंग मस्ट हैव बीन प्रोसिक्यूटेड विद द ड्यू डिलीजेंस एंड गुड फेथ। जो आपने फाइल किया था, ठीक है, आपको पता था कि वही है कोर्ट, लेकिन आपको ये नहीं पता था ना कि वो कोर्ट नहीं है, वहां पे आप अपील नहीं कर सकते, बराबर। तो आपने गुड फेथ में किया था, तो आपका जो वो टाइम वेस्ट हुआ वहां पे, आपको वो वेस्ट टाइम का गिनती आपको कोर्ट ले लेगा कि ठीक है भाई वो छोड़ो, अभी से हम शुरू करते हैं, ठीक है, तो गया। फिर है डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन, अगर आपने गलती से दूसरे जुरिस्डिक्शन में फाइल कर दिया था, ठीक है, तो जुरिस्डिक्शन का अगर कोई डिफेक्ट है तो भी आपका जो लिमिटेशन वाला टाइम था वो वेस्ट हो गया, वो कोर्ट वेस्ट नहीं जाने देगा, आपको इंक्लूड करके देगा, ठीक है। इसके बाद है सेम मैटर इन इशू, इन द अर्लियर एंड लेटर प्रोसीडिंग मस्ट रिलेट टू द सेम मैटर इन इशू, ठीक है, अगर कोई सेम मैटर है, ठीक है, और इशू कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, तो उसमें भी अगर कोई टाइम मतलब आगे पीछे हो गया है तो कोर्ट उस टाइम को एक्सक्लूड कर देगा और आपको पूरा का पूरा टाइम दिया जाएगा डिफेंस रखने के लिए कोर्ट में, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। तो कहने का इसमें सवाल का मतलब ये था कि कब कब कोर्ट जो है आपका लिमिटेशन के तहत अगर आपका टाइम खत्म हो गया, ठीक है, तो आपको एक्सक्लूड करके टाइम वापिस से देगा, ठीक है। तो ये है, तो अगर बोनाफाइडली अगर आपने कोई गलतियां की है, जैसे यहाँ पे दिया था ना, गुड फेथ में आपने मतलब जो है प्रोसीडिंग चलाया, आपको पता ही नहीं था, या आपने कोई गलत जुरिस्डिक्शन में केस डाल दिया, आपको पता ही नहीं था, तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो लिमिटेशन एक्ट के तहत समय बर्बाद हुआ, ठीक है, तो उसको एक्सक्लूड करके कोर्ट आपको फिर से टाइम देगा, ठीक है। एक केस है जिसमें ये कहा गया था, मैं बताता हूँ। इन द केस द प्लेंटिफ फाइल्ड एन एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन बिफोर द तहसीलदार बिलीविंग इट टू बी अप्रोप्रिएट फोरम, ठीक है। एक बंदा था, केस का नाम देख लो, पूर्णी देवी वर्सेस बाबू राम, 2024 का मामला है। यहाँ पे प्लेंटिफ ने एक एप्लीकेशन फाइल किया था तहसीलदार के ऑफिस में, ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन, एग्जीक्यूशन का, बिलीविंग इन इट टू बी द अप्रोप्रिएट फॉरम, उसको लगा कि एग्जीक्यूट एप्लीकेशन जो है तहसीलदार ऑफिस में ही होता है, तो उस बेचारे ने वहां पे फाइल कर दिया। द एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड ड्यू टू द तहसीलदार लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, ठीक है, वो एप्लीकेशन जो है बाद में रिजेक्ट हो जाता है,
क्यों? क्योंकि तहसीलदार के पास उसका जुरिस्डिक्शन थोड़ी है, ठीक है। सब्सिक्वेंटली द प्लेंटिफ फाइल्ड अ फ्रेश एप्लीकेशन बिफोर द म्युनिसिपल कोर्ट, ठीक है। इसके बाद कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने प्लेंटिफ ने फ्रेश एप्लीकेशन फाइल किया म्युनिसिपल कोर्ट में। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द टाइम स्पेंट बिफोर द तहसीलदार फ्रॉम 18/12/2000 से 29/1/2005 should be excluded from the limitation period as the plaintiff has acted in good faith and with due diligence। समझे? तो यहाँ पे 5 साल का बेचारे से टाइम गैप हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसको लगा कि जो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन है वो तहसीलदार ऑफिस में ही जाता है। अब वो वहां पे गया, अब तहसीलदार ऑफिस में भी मैटर तो तुरंत नहीं सुना जाता है ना, वो मैटर का डेट पढ़ते 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 2005 हो गया, ठीक है। तो उसका लिमिटेशन खत्म हो गया था। तो कोर्ट ने यहाँ माना कि वो जो बंदा था प्लेंटिफ, वो गुड फेथ में गया था तहसीलदार के पास, उसको ऐसा नहीं पता था कि वो नहीं है फिर भी जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका जो 5 साल वेस्ट हुआ वो लिमिटेशन पीरियड से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और फ्रेश टाइम उसको मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें इसके अंदर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन इन सूट्स अगेंस्ट माइनर डिफेंडेंट, ठीक है। अगर कहीं पे माइनर डिफेंडेंट है, ठीक है, तो आपको पता है कि कोई भी सूट माइनर फाइल नहीं कर सकता है, ठीक है, या अपना डिफेंस भी नहीं रख सकता। तो क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है कि 18 साल से नीचे का बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है तो वो किसी सूट में भी भाग नहीं ले सकता। तो अगर कहीं पे डिफेंड करने की बात है तो माइनर कैसे करेगा? तो माइनर के जगह पे कोई अपॉइंट होगा गार्डियन, ठीक है। When a minor is a defendant in a civil suit, it is imperative to ensure that their interests are adequately protected. Order 32 Rule 3 of CPC mandates the appointment of a guardian for the suit to represent the minor defendant, ठीक है। ऑर्डर 32 के रूल 3 में ये बताया गया है कि अगर किसी भी माइनर बच्चे को डिफेंडेंट के तौर पर केस को फाइल करना है या केस को इनिशिएट करना है तो वहां पे उसके लिए एक गार्डियन की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे है मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन, ये तो बता दिया। फिर आप जो गार्डियन अपॉइंट होगा उसके लिए पहले एक एप्लीकेशन करना पड़ता है, ठीक है, बच्चे के द्वारा, ठीक है। उस बच्चे के द्वारा एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा कोर्ट में, किसको वो बनाएगा, ठीक है, और किसको जो है नहीं बनाएगा। देखिए, एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑर्डर 32 रूल 3, an application for the appointment of a guardian can be made in the name or and on behalf of the minor or by the plaintiff. This ensures that minors' interests are represented even if the minor or their legal guardian are not proactive in initiating the process, ठीक है। तो वो बच्चा भी अपने बिहाफ में अपॉइंट कर सकता है या प्लेंटिफ भी बोल सकता है कि साहब सामने वाला बच्चा है तो उसके लिए आप जो है गार्डियन अपॉइंट करो, ठीक है। अब जो एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा गार्डियन के लिए उसके साथ आपको एफिडेविट भी लगाना होगा, ठीक है। इसके बाद जो भी पार्टी है सामने वाला उसको नोटिस देना होगा कि भाई इस बच्चे का जो है माइक ऑफ कर लीजिए प्रिया मैडम, ठीक है। तो नोटिस टू इंटरेस्टेड पार्टी, जो भी बच्चे अपॉइंट करेंगे गार्डियन को तो सामने वाले को नोटिस दिया जाएगा कि भाई ये बंदा किसी को गार्डियन के तौर पे अपॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद है प्रोएक्टिव अगेंस्ट एडवर्स इंटरेस्ट, इवन इफ अ गार्डियन हैज एन एडवर्स इंटरेस्ट टू द माइनर, a decree against the minor will not be set aside unless it is proven that the minor interest were prejudiced due to the guardian's adverse interest. This provision balanced need for protection to the finality of decision. Conclusion: the provision under Order 32 Rule 3 of CPC are designed to ensure that minor defendants are adequately represented and protected in legal proceeding, ठीक है। तो ये जो माइनर के लिए जो माइनर डिफेंडेंट है उसका जो गार्डियन हम अपॉइंट करते हैं वो क्यों अपॉइंट करते हैं? ताकि बच्चे का जो है इंटरेस्ट मेंटेन रहे और उसका जो भी अधिकार है वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। तो कुल मिला के ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफेक्ट ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एंड माइनॉरिटी ऑन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ठीक है।
तो ये सेक्शन 6 to 9 में बताया गया है लिमिटेशन एक्ट के अंदर। एड्रेस द इम्पैक्ट ऑफ लीगल डिसेबिलिटी सच एज माइनॉरिटी एंड अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ऑन द लिमिटेशन पीरियड फॉर इंस्टीट्यूटिंग सूट और मेकिंग एप्लीकेशन। ठीक है, दीज प्रोविजंस इंश्योर्स दैट इंडिविजुअल हु आर अनेबल टू प्रोटेक्ट देयर लीगल राइट ड्यू टू सच डिसेबिलिटी आर नॉट अनफेयरली बार्ड फ्रॉम सीकिंग जस्टिस। ठीक है, तो ये जो आपसे सवाल पूछ रहा है कि तो ये बोल रहा है कि अगर कोई बंदा अनसाउंड माइंड है, ठीक है, या माइनर है, ठीक है, तो उसके लिए क्या मतलब लिमिटेशन पीरियड होगा। एक एग्जाम्पल से बताता हूं मैं आपको। मान के चलिए मैं 15 साल का बच्चा हूं, ठीक है, मेरे खिलाफ कोई ऑर्डर पास हुआ था, ठीक है, अब मुझे उस ऑर्डर को चैलेंज करना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मुझे उस ऑर्डर को चैलेंज करना है, ठीक है, तो मैं जब कोर्ट में जाऊंगा तो मेरा मैटर तो लेगा नहीं कोर्ट, बोलेगा भाई 15 साल के हो तुम, तुम्हारा मैटर तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि माइनर बच्चा कोर्ट में आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं कब जाऊंगा उस मैटर को लेके, 18 साल का हो जाऊंगा तब। ठीक है, तो अब 15 साल में कोई ऑर्डर आया था जिसको मुझे चैलेंज करना था, ठीक है, अब मैं जा रहा हूं कब, 18 साल बाद, मतलब 18 साल का हो गया तो मैंने गैप कितना लिया, 3 साल। समझ रहे हो, तो 3 साल जो गैप लिया ना, तो भले मुझे ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए 6 महीने का मिला हो समय, तो मेरा 6 महीने का समय कब शुरू होगा, जब मैं मेजर हो गया तब। मतलब 18 साल जैसे ही हुआ मेरा मेरा वहां से 6 महीना शुरू होगा, फिर मेरा पीछे का 3 साल कोर्ट माफ कर देगा। क्यों, क्योंकि मैं उस समय पे माइनर था। अब इसी तरीके से कोई बंदा अनसाउंड माइंड है, ठीक है, अब मान के चलिए उसको सूट फाइल करना था, अब बेचारा हो गया अनसाउंड माइंड, ठीक है, अब वो सूट मतलब किसी के सूट को वो चैलेंज करना था, और चैलेंज करने के लिए उसके पास था लिमिटेशन एक्ट के तहत 90 दिन, एग्जाम्पल फॉर, ठीक है, किसी कारण से उसको लीगल डिसेबिलिटी आ गई और वो जो है 90 दिन क्रॉस कर दिया। जब वो मतलब अच्छी तरीके से ठीक हुआ तो 2 साल लग गए। अब 2 साल बाद जब वो कोर्ट में जाएगा ना, तो जैसे ही 2 साल बाद वो पूरा ठीक हो गया, तब से उसका लिमिटेशन शुरू होगा और फिर उसको 90 दिन वापिस से मिलेगा। ठीक है, उसका 2 साल जो गया वो लिमिटेशन एक्ट से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि कोई भी बंदा अनसाउंड माइंड है या माइनॉरिटी है, माइनर है, तो उसके लिए जो लिमिटेशन एक्ट है ना, जब वो बच्चा मेजर हो जाएगा या अनसाउंड माइंड से ठीक हो जाएगा, तब उसका जो है लिमिटेशन शुरू होगा, उसके पहले उसका लिमिटेशन लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं उनको दी गई हैं। मान के चलिए कोई बच्चा है वो 17 साल का है, उसको किसी ऑर्डर को चैलेंज करना था, तो वो तो कर ही नहीं सकता क्योंकि 18 साल का है नहीं, और अगर उसको चैलेंज करना है तो उसके लिए 3 महीने का ही है वो मतलब लिमिटेशन। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में वो बच्चा 18 का होगा, तब उसके बाद उसका 3 महीने का लिमिटेशन शुरू होगा। ऐसा लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 6 से सेक्शन 9 में बताया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा 25वां सवाल। मैंने क्वेश्चन ऊपर 30 लिए हैं, 30 इसलिए लिए हैं कि ये पांचों सवाल जो है शॉर्ट नोट में भी आ सकता है और लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है। तो ये पांचों सवाल मैंने लॉन्ग आंसर में कवर किए हैं, इसीलिए मैंने इसमें नहीं लिया। ठीक है, तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो हमारा लॉन्ग आंसर शुरू होगा, तो उसमें हमने ये पांचों सवाल को डील किया। तो हमारा ये 25वां सवाल खत्म होता है यहाँ पर। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अभी तक में किसी को कोई डाउट?